सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। मैं ये मानता हूं कि केवल राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं, समाज के लिए काम करने का जज्बा और प्रतिबद्धता किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है तो वो केवल एकमात्र दल भारतीय जनता पार्टी है जो अपने आप को इस नारे के साथ समर्पित करती है और आगे बढ़ती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है वैश्विक महामारी कोरोना। इस कोरोना की महामारी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहली लहर की संक्रमण की। राजस्थान के कार्यकर्ताओं को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा कि उस कोरोना की पहली लहर में जिस तरीके से हम लोगों ने राशन, भोजन, फेस कवर, सैनिटाइजेशन का तमाम जो काम किया वो अपने आप में केवल राजस्थान में नहीं देश में मिसाल बना। दूसरी लहर आई, बड़ा संकट था, बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैं आप सब के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने ऐसे विकट परिस्थितियों में उस भावना को साकार किया कि जान है तो जहान है, और उन्होंने मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती के रूप में पूरे देश के सामने एक उदाहरण पेश किया। मित्रों, मुझे याद है कि जब ये सारा प्रबंधन का काम चल रहा था, विपक्षी दल बिना वजह, बिना तर्क के केवल सियासी तौर पर मोदी जी की सरकार पर सवाल खड़े करते थे। ऐसे काल के बीच में मैंने एक मित्र को फोन किया, बड़े व्यापारी थे, मुझे लगा कि वो भी कहीं आलोचना तो नहीं करेंगे। मुझे ताज्जुब हुआ कि उसने आगे बढ़ के कहा कि इस बार तो कमाल हो गया। मैंने पूछा क्या कमाल हुआ? उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में ऑक्सीजन के टैंकर्स को इंपोर्ट करते हुए एयरफोर्स के फ्लाइट से और दुनिया में किसी देश में सर्वाधिक उतरते हुए देखे तो हिंदुस्तान की धरती पर देखे। ये प्रधानमंत्री जी का जज्बा ही था। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनती थी चेचक की, पोलियो की, और बरसों लग जाते थे। कि प्रधानमंत्री जी का जज्बा देखिए कि जब वैक्सीनेशन के सेंटर्स पर जब वैज्ञानिकों के बीच में गए तो इन्हीं विपक्षियों ने आलोचना की थी। उनको ठीक से ध्यान में आ गया होगा, उस मित्र ने कहा कि दुनिया में अपने स्वदेशी वैक्सीन बनाने वाला भारत ने केवल 9 महीने में वैक्सीन इजाद कर दी, और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 27 करोड़ से भी ज्यादा देशवासियों को वैक्सीनेशन उपलब्ध हुई। ये सब राजनीतिक चर्चाएं चलती थी। तो मित्रों, इस पूरे दूसरे कालखंड के दौरान भी राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने सेवाई संगठन के काम को जिस तरीके से केवल नारों में नहीं, जमीन पर जिस तरीके से उन्होंने जीवंत किया, मुझे खुशी है जब पार्टी की राष्ट्रीय बैठक थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी ने राजस्थान का विशेष तौर पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देश में सर्वाधिक रिलीफ देने वाला प्रदेश कोई था वो राजस्थान प्रांत था, जिसके लोगों ने, खासतौर पर मैं युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने बीजेवाईएम केयर के नाम से एक ट्विटर के हैशटैग से और लाखों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मदद दी। मुझे खुशी है कि जब हमें पहली बार माननीय जेपी नड्डा साहब का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश मिला, लगभग 21 अप्रैल की बात है, और उस वर्चुअल मीटिंग के दौरान ही हमने डिसाइड किया कि हम केंद्र के आदेशों की अक्षरशः पालना करेंगे। वर्चुअल मीटिंग के दौरान ही हम लोगों ने एक हेल्पलाइन को क्रिएट किया, और राजस्थान की वो हेल्पलाइन जिस पर 44 कार्यकर्ता राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम करते थे, मैं उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन तो करता ही हूं, लेकिन उस हेल्पलाइन के जरिए प्रत्यक्ष रूप से 14,500 कॉल आई। मैं जब जिलों का, जनप्रतिनिधियों का अपडेट लिया तो हमारे सभी सांसद और विधायक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने अपने हेल्पलाइंस के जरिए भी बहुत विस्तृत रूप से काम किया, बहुत नीचे तक रिलीफ पहुंचाने का काम किया। मेरे पास जो एक रफ आंकड़ा है, 1 लाख लोगों तक प्रत्यक्ष रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी माध्यम से उन कार्यकर्ताओं, जनता की मदद करने की हमने कोशिश की। हम लोगों ने 1 करोड़ से भी ज्यादा फेस कवर, 66 लाख से भी ज्यादा हम लोगों ने भोजन के पैकेट्स, 34 लाख से भी ज्यादा राशन के पैकेट्स, और इसी तरीके से टीकाकरण, कोरोना मुक्त बूथ, दिव्यांगों, इनकी सेवा,
लेकिन जो एक विशेष बात इसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, भले उसमें युवा मोर्चा ने अग्रणी भूमिका निभाई, लेकिन पार्टी के तमाम मोर्चों की उसमें बड़ी भूमिका रही। यहां तक कि महिला मोर्चा ने, संख्या में सीमित रही होगी, लेकिन मैं अभी उस दौरान रक्तदान के उस शिविर में गया और उस मेडिकल कॉलेज में जब रक्तदान का कैंप चल रहा था तो मुझे वहां के आयोजकों ने कहा कि थोड़ी देर रुकिए। तो मैंने कहा यहाँ तो जो ब्लड डोनेशन करने वाले सबके साथ फोटो खिंच गई कि नहीं, अभी महिलाओं ने नहीं किया और हम इस बूथ को बिना महिलाओं के रक्तदान के हम खाली नहीं रखना चाह रहे। तो हमारी अपनी एक सरपंच ने आके वहां रक्तदान किया कि महिलाएं कभी पीछे नहीं रहेंगी। तो मुझे खुशी है कि 26,808 इस पूरे क्राइसिस में इतनी बड़ी पैमाने पर माननीय अरुण सिंह जी इसको गौरव के साथ कहीं भी कह सकते हैं कि राजस्थान प्रदेश ने सर्वाधिक ब्लड यूनिट्स का रक्तदान करके मुझे लगता है कि अपने आप में एक सेवा का बड़ा जज्बा आप लोगों के समक्ष रखा है। कार्यकर्ता साथियों, मित्रों, इस पूरे महामारी के दौर में मुझे इस बात का भी अफसोस है कि हमारे कार्यकर्ता जमीन पर काम करते रहे और उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा, उसकी तकलीफ भी हुई। मुझे जो एक मोटा मोटा संकलन मेरे पास है, पार्टी के प्रदेश भर के लगभग 600 कार्यकर्ता, जिसमें बूथ का कार्यकर्ता भी था, मंडल के अध्यक्ष महामंत्री भी हैं और भी इस तरीके के वरिष्ठ कार्यकर्ता अनेक जिलों में। मैं एक जिले का अपडेट ले रहा था, मुझे तकलीफ हुई कि उस अकेले जिले में लगभग 60 प्रमुख कार्यकर्ता जो इस कोरोना के काल की चपेट में आए दिवंगत हुए। इस दौरान हम लोगों ने, क्योंकि हमें इस बात की तकलीफ है कि कोरोना की पहली लहर में हमारी वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय किरण माहेश्वरी जी हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में भी हमारे ऐसे बहुत सारे प्रमुख लोग, हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय राजा सिंह रावत जी, पूर्व विधायक शिवजीराम मीणा जी, हमारे मौजूदा विधायक आदिवासी नेता गौतम लाल मीणा जी और जीतमल जी खाट सरीके, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता प्रमुख लोग थे। एक शोक प्रस्ताव हम लोग उसके बारे में रखेंगे जिनमें सब चीजों का उल्लेख होगा। मित्रों, मैं उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, साथ ही उस संकल्प को भी दोहराता हूं कि ऐसी विकट परिस्थिति में कार्यकर्ताओं के परिवारों को ताकत कैसे मिले, उनको संबल कैसे मिले। मुझे खुशी है कि हमारे जिले के कार्यकर्ताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने इस बात का भी बीड़ा उठाया। एक कार्यकर्ता का एक दिन फोन आया कि आज मेरा जन्मदिन है, तो मैंने उनसे मजाक किया कि क्या आप गिफ्ट दिया जाए आपको। तो उसने कहा कि साहब, मुझे आप लोगों ने जिले का उपाध्यक्ष बना दिया, इससे बड़ा उपहार नहीं हो सकता। तो मैंने कहा रिटर्न गिफ्ट क्या दोगे? उन्होंने कहा पार्टी जो चाहेगी। तो मैंने अनायास ही पूछा कि क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा साहब मेरे स्कूल और कॉलेज हैं। तो मैंने कहा क्या जन्मदिन पे ये संकल्प ले सकते हो कि आपके जिले में जितने पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवारों में जिनमें गमी हुई है, तकलीफ हुई है, क्या उनके बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, क्या उनको पढ़ने की सुविधा दे सकते हैं? उन्होंने निसंकोच कहा कि मैं केवल कार्यकर्ता नहीं, तमाम जिले के ऐसे निराश्रित बच्चों को अपने स्कूल में पहली से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई मैं निःशुल्क कराऊंगा, उनके ड्रेसेस की और उनकी किताबों की व्यवस्था मैं करूंगा, अपने शिक्षण संस्थाओं में उनको निःशुल्क पढ़ाऊंगा। मुझे खुशी है कि हमारे तमाम मोर्चों ने भी इसी तर्ज पर काम करना शुरू किया है। ऐसे कार्यकर्ताओं को संबल देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने किया है। हम लोग इस कार्य समिति के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को विशेष तौर पर अभिनंदन करते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि 7 साल के यशस्वी कार्यकाल के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आप जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत करें। मित्रों, 70 साल की राजनीति में, 70 वर्ष की देश की राजनीति में, जिसमें आजादी और लोकतंत्र की स्थापना शामिल है, इस देश में राजनीतिक सुधारों की शुरुआत, सुशासन के जरिए देश में बदलाव की शुरुआत, ये माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की। और हमारे कार्यकर्ता आज भी
30 वर्ष पुरानी, 25 वर्ष पुरानी उपलब्धियों को आज भी चौपाल पर कहता है। राजस्थान का किसान और हिंदुस्तान का किसान वाजपेयी साहब को इसलिए स्मरण करता है कि देश में पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अभिनव योजना को वाजपेयी जी जमीन पर लेकर आए, किसानों को ताकत देने का काम किया। मैं अभी आदिवासी क्षेत्र में था, पत्रकारों ने पूछा कि आदिवासियों के लिए बीजेपी ने क्या किया। मेरे पीछे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बोर्ड लगा। मैंने कहा मित्र, ये 30 वर्ष पुराना बोर्ड है। ये बोर्ड इंदिरा जी ने नहीं लगाया, नेहरू जी ने नहीं लगाया। ये बोर्ड लगाने का काम किसी ने किया, सड़क बनाने का काम किया, सुदूर क्षेत्रों को जोड़ने का काम किया तो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने किया। फसलों की बीमा योजना, इस तरीके की तमाम उपलब्धियां। और उसके बाद जो दूसरा बड़ा बदलाव है देश में राजनीतिक, और कदाचित ये कांग्रेस के मित्रों के लिए सबक सरीखा है। जून का महीना है, यहाँ युवा मोर्चे के कार्यकर्ता भी मुझे सुन रहे होंगे। इस पीढ़ी ने आपातकाल ने देखा होगा, ने सुना होगा, लेकिन 25 जून 1975 की उस काली रात को कौन भूल सकता है। लोकतंत्र की, नैतिकता की आप बात करने वाले लोग, जब उस युग में नेता के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आगाज हुआ था, ये वही कालखंड था जब देश में आपातकाल की शुरुआत हो चुकी थी। और मित्रों, उस आपातकाल के 19 महीनों की उन यातना को बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनके परिवारों ने झेला। उस संघर्ष से निकले हुए भारतीय जनता पार्टी निकले हुए नेता जो इन बातों से सीधे सीधे सरोकार रखते थे, और इसलिए देश में जो बदलाव आया था 2014 में, बड़ा बदलाव, उस बदलाव के पीछे लोकतंत्र की ताकत थी। अराजकता, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग लामबंद हुए, और 2014 में केवल देश ने नहीं, दुनिया ने देखा कि भारत में पहली बार एक बड़ा प्रचंड बदलाव आया, और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के रूप में देश को एक मजबूत नेता मिला, देश को नहीं दुनिया को। और ये दुनिया ने भी स्वीकार किया कि किस तरीके से आपदा के मौके पर भारत वसुधैव कुटुंबकम की उस भावना को, उदार भावना को साकार करके हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से लेके वैक्सीन तक ये उदारता के साथ विदेशों को, ऐसे कमजोर देशों को समर्पित कर देता है कि उनका जीवन भी महत्वपूर्ण है। और यही कारण था कि लगभग 77 देशों ने इस पेंडेमिक में उदारता के साथ भारत के साथ खड़े रहे, मदद करने की कोशिश की। इन 60 वर्षों के कालखंड में कई बार जब कांग्रेसी मित्र तर्क करते, मैं देखता हूं स्क्रीन पर हमारे प्रवक्ता पूछते हैं उनसे, कई बार वो उपलब्धियों की जब चर्चा करते हैं, सामान्य सी बात थी कि मोदी जी के आगमन तक देश में 4.25 करोड़ खाते थे। मित्रों, किसी को लगता होगा कि बैंक का खाता छोटी चीज, 40 करोड़ खाते खुलना और उन खातों के जरिए गरीब लोगों के खातों में सीधा ट्रांसफर होना इतनी बड़ी बात। लोग नरेगा के मजदूरों की मजदूरी लूट जाते थे, उनके पेंशन के और उनकी छात्रवृत्ति के पैसे खा जाते थे, एक मुकदमों की भरमार होती थी, लूट जाते थे लोग। लेकिन आज इस जन धन के खातों के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम के जरिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा और लोगों का जीवन स्तर बदलाव में शुरू हुआ। आज देश में किसानों की चर्चा होती है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं कि जिस पार्टी के नेता ने केवल देश की नहीं, दुनिया की किसानों के लिए सर्वाधिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, 11 करोड़ किसानों को 1,36,000 करोड़ सीधे सीधे उनके खाते में जमा किए, किसानों के खाते में जमा किए और उनका जीवन बदलने का काम किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तमाम योजनाएं, जन धन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, जिन्होंने लोगों का जीवन बदला। और दूसरी तरफ आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन सुना होगा, जिसमें वैचारिक मुद्दों के समाधान का उन्होंने उल्लेख किया। सब लोग जैसे नारा लगाया, कश्मीर के बारे में सब चिंता करते थे। हमारे राजस्थान के अनेकों जवान शहीद होते थे। चौपालों पर चर्चा होती थी कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो कश्मीर के आतंकवादियों पर नकेल लगा देगा। लेकिन देश ने, दुनिया ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की अगुवाई में
उन्हें आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़ कर बता दिया कि धारा 370 खत्म होगी, और वो खत्म की, और कश्मीर में शांति बहाल हुई और उन सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि भी मिली। एक बड़ा बदलाव आया 370 खत्म होने से। श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ, और इसी तरीके से देश में एक बड़े बदलाव की जो स्पष्ट रूप से क्रियान्वित देखी, केवल नारों में नहीं, कागजों में नहीं, जमीन पर। गजेंद्र सिंह जी मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे शायद ये याद दिलाने के लिए कि राजस्थान सहित, और आप बता रहे थे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर भी नल से पानी पहुंचाने का काम दुनिया में, दुनिया की सबसे ऊंची जगह, जिस पर हर घर नल और हर घर जल, जल जीवन मिशन के जरिए, और राजस्थान में भी जल जीवन मिशन के जरिए राजस्थान के सुदूर गांव तक जल पहुंचाने का काम ये जल शक्ति मंत्रालय के जरिए और केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में सब किया। मित्रों, मैं अपनी बात खत्म करूं, लेकिन मैं इस कार्य समिति में राजस्थान की कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जी का गुणगान नहीं करूं तो मेरी बात पूरी होगी। आप सब लोग जानते हैं कि जब कोरोना की पहली संक्रमण की शुरुआत हुई, मुझे ताज्जुब हुआ कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता किस संस्कार से पले बढ़े। हम लोग बैठे थे, मैं माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, आदरणीय उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी, इन्होंने कहा कि सरकार तो बुलाए कि नहीं बुलाए, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से बात करें। हमारा फर्ज है कि हम अधिकारियों से बात करें। हम बड़ी उदारता से मुख्यमंत्री महोदय के पास गए, और मुझे ताज्जुब हुआ कि नेता प्रतिपक्ष जो इतने वरिष्ठ हैं, जो कैबिनेट मंत्री रहे, इतने सीनियर हैं, मुख्य सचिव के दफ्तर में भी कोरोना के उस संक्रमण की लहर में राजस्थान की जनता का हित कैसे हो सकता हो, इस विचार के लिए उस चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में भी चल के गए, बातचीत करने के लिए गए। लेकिन हमने देखा कि उसके तीसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस की, शुरू में अच्छी अच्छी बातें की, फिर मोदी जी को कोसना शुरू किया, केंद्र की सरकार को कोसना शुरू किया। दूसरी लहर में भी मित्रों देखिए, मुझे पूरी कार्य समिति के सब लोग सुन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जैसे इंस्टॉलमेंट में काम करती है, इंस्टॉलमेंट में जीती है, वैसे ही काम करती है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने उस वैश्विक महामारी की दूसरी लहर में भी कहा कि भाई हमें संदेश देना है और राजस्थान के कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना है। तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल पहला था जिसने अपने सारे तमाम विधायकों की 1 महीने की तनख्वाह चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करवाई कि हम ये कोरोना के लिए आपको समर्पित करें। नेता प्रतिपक्ष वही थे जिन्होंने कहा हमारे लैट का पैसा, विधायक की निधि का पैसा यदि प्रदेश के काम आ सके तो हम लोग तैयार। मित्रों, लगातार सियासत आपने लगातार देखा, वैक्सीनेशन के नाम पे, ऑक्सीजन के नाम पे, इंजेक्शन के नाम पे, लेकिन जो अभी आपके समक्ष चर्चा आएगी, भूपेंद्र यादव जी सत्र में चर्चा करेंगे, राजनीतिक प्रस्ताव में भी बहुत सारी बातों का उल्लेख होगा, इसलिए मैं उन आंकड़ों को आपके बीच में दोहराऊंगा नहीं। लेकिन मैं आपको भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भले ही दूसरे विचार की सरकार होगी, लेकिन मोदी जी ने देश के सहकारी संघवाद के उस नारे को सम्मान दिया, रेस्पेक्ट दी, और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक राज्य को ऑक्सीजन भी, इंजेक्शन भी और वैक्सीनेशन भी उपलब्ध कराई। मुझे अफसोस हुआ, परसों एक विज्ञापन छपा, अशोक गहलोत जी की आधे मुस्कुराते हुए से फोटो थी। आप लोग सोच रहे होंगे आधे क्यों मुस्कुरा रहे, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी सी है, अब वो रो तो सकते नहीं, लेकिन काम ऐसा ही किया। आप सब लोगों ने देखा होगा कि जनता की इच्छा थी, जनप्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिया, राजस्थान को, पूरे हिंदुस्तान को फ्री वैक्सीनेशन का काम, इतना बड़ा देश, इतनी चुनौतियां, लेकिन इसके लिए मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का फ्री वैक्सीनेशन के लिए जोरदार तालियों से राजस्थान की तरफ से
वैक्सीन किसने दी? वैक्सीन किसने दी? मोदी जी ने दी। और आधी मुस्कुराते हुए फोटो किसकी थी? रोना चाहिए ना हमको। वो फ्री दे रहे, हाँ बेशर्मी से मुस्कुरा रहे। मैंने देखा कि वो तो सहकारी संघवाद के नारे से सम्मान करते हैं और ये अपमान करते हैं। और इसलिए मुख्यमंत्री की मैं इस मंच से निंदा करता हूं कि जो प्रधानमंत्री को देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रमुख को सम्मान नहीं दे सकता, इज्जत नहीं दे सकता, और केवल अच्छी राजनीति से, विज्ञापन की राजनीति से मित्रों वोट नहीं मिला करते। और इसलिए इन्होंने जिस तरीके से जो दृश्य पैदा किया, भले ही विज्ञापन में मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है कि किस तरीके से मोदी जी ने 35,000 करोड़ का वैक्सीनेशन का प्रावधान करके हिंदुस्तान के लोगों को सुरक्षित करने का काम किया। वैसे भी उनको मुस्कुराना इसलिए नहीं बनता कि मैं जब यहां एंटर हुआ उस समय पत्रकारों ने कहा कि एक बार फिर से पुष्कर के एक वीरान इलाके में एक नाबालिग के साथ फिर गैंगरेप हुआ। मित्रों, ये पहली घटना है। राजस्थान को मैं ये कहूं कि अपराधों की राजधानी है, तो मैं आपसे पूछता हूं गृह मंत्री कौन है? राजस्थान का मुखिया जो गृह मंत्री भी है, जिनमें इतनी संवेदना नहीं, इस तरीके की वारदात पर, घटना पर वो कोई उनका प्रमुख व्यक्ति बयान और ये करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि आंकड़े बोलते हैं कि जादूगर गहलोत के राज में कानून व्यवस्था छूमंतर हो गई। 2021 जनवरी से 31 मई तक राजस्थान में 2461 बलात्कार, 3136 अपहरण, 580 लूट और 681 हत्याएं जनवरी 21 से मई तक। और राजस्थान सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया। ये मेरा आरोप नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि दलितों और महिलाओं के सर्वाधिक अपराध कहीं हुए हैं तो राजस्थान की धरती पर हुए। बेरोजगार आप सब लोग देखते हो, बेचारे वर्चुअली भी प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर बरसों महीनों पड़े रहे, लेकिन इस समय राजस्थान में सर्वाधिक बेरोजगारी कहीं देश में है तो राजस्थान में है। अभी हम लोग पिछले दिनों दिल्ली में हमारे नहरी और सीमांत क्षेत्र के किसानों का, पार्टी के प्रमुख लोगों का, जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गए। उससे पहले मुझे उस समस्या की इतनी गंभीरता का पता नहीं था मित्रों। सोचता था नहरों में गंदा पानी आता होगा, कुछ इंडस्ट्रीज होंगी, लेकिन वहां जो प्रेजेंटेशन था और उस प्रेजेंटेशन के बाद पंजाब की सरकार ने, राजस्थान के अधिकारियों ने जो वहां जवाब दिया, वो ताज्जुब था कि कोई सरकार इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है। पूरे के पूरे 13 जिलों के लोग जो कैंसर के शिकार हैं, ऐसी 2 करोड़ जनता, 13 जिलों के लोग उस गंदे और दूषित पानी के कारण इंदिरा गांधी नहर में उस पेयजल को पीने पर मजबूर हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार और पंजाब की सरकार 2004 की उन योजनाओं को भी, एसटीपीज को भी ठीक से बनाने की कोशिश नहीं कर रही। ऐसे बहुत सारे मित्रों मसले हैं। किसानों की कर्जा माफी का नारा अभी भी किसानों के मन में गूंजता है। मैं समझता हूं कि एक लंबी फहरिस्त है जिसका जिक्र राजनीतिक प्रस्ताव में होगा। मैं आज की इस कार्य समिति में आप सब लोगों को ये निवेदन करते हुए, कई बार हम लोग राजनीतिक चर्चा करते हैं, कई बार पार्टी के भीतर बात करते हैं, पार्टी के बाहर भी बात होती है। मैं अपनी बात को केवल इसी आधार पर समाप्त करूंगा, विराम दूंगा कि मित्रों, एक अच्छा संगठन, एक मजबूत संगठन हर किसी सवाल का जवाब है। और इसलिए यहाँ मोर्चों के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बैठे हैं जो मुझे जिलों में सुन पा रहे हैं, सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, पार्टी के कार्य समिति के सदस्य। मुझे लगता है कि एक एक कार्यकर्ता अपनी अपनी जगह पर सक्षम भी और काबिल भी है। कि पार्टी ने जो अभियान दिए, जिनकी चर्चा हमारे संगठन मंत्री जी संगठन के सत्र में करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेवा का काम करती है। राजनीतिक तौर पर हम पूरी मजबूत लड़ाई लड़ते और लड़ेंगे भी। और सरकार खुद आमंत्रण दे रही है
कि आने वाले समय में किस तरीके से हम लोग मंडलों में, जिलों में और प्रदेश में एक बड़े आंदोलन की बुनियाद रखें और इस सरकार को आधे रास्ते पर भागने पर मजबूर कर दें। लेकिन मित्रों, इन सब बातों का जवाब, सेवा भी करेंगे तो संगठन चाहिए, राजनीतिक मोर्चे पर लड़ें तो संगठन चाहिए, और इसलिए राजनीतिक बातों का भी मतलब, उसका जवाब ये एक अच्छे संगठन से हो सकता है। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि हमारा सशक्त मंडल की इकाई सशक्त कैसे हो, नियमित बैठकें और उसमें लगातार कहीं न कहीं संगठन और आंदोलन की रूपरेखा ये बराबर बनती रहे। सक्रिय बूथ समिति, नीचे बूथ तक हमारी रचना है, 52,000 बूथों तक आपकी उपस्थिति है किसी न किसी रूप से, और 40,000 बूथों तक तो वेरिफिकेशन है। अब उस बूथ समिति को मजबूती से काम करने की आवश्यकता है, और पार्टी ने हमें टास्क दिया जिसका उल्लेख माननीय प्रभारी जी करेंगे कि हमें 6 अप्रैल तक पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति, और मित्रों जिस दिन आप पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति कर लेंगे, मुझे लगता है कि राजस्थान संगठनात्मक तौर पर भी देश का एक मजबूत और संगठनात्मक प्रदेश साबित होगा। इस सब काम में आप सबका सहयोग चाहिएगा। मोर्चे भी अपनी भूमिका को नीचे तक गठन करके एक सशक्त मोर्चे के रूप में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आज मैं इस कार्य समिति के माध्यम से आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए, आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए कि आपने निकट से विकट परिस्थिति में राजस्थान की जनता को इस सेवा भाव से उनका मनोबल बनाए रखा, जो सेवा की वो वास्तव में अनुकरणीय है। हम लोग राजनीतिक और संगठनात्मक मोर्चे पर भी इसी तरीके से मजबूती से आगे बढ़ते रहें। हमें सिखाया जाता है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट, देश सबसे पहले, उसके बाद पार्टी, उसके बाद खुद। मुझे लगता है इसी उदात्त भावना के साथ हम लोग कमल के फूल के उस साए में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।